हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट ये छठा है, यानी कि इससे पहले हम लोगों ने 5 वीडियो को देख लिया। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि वीडियो में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो वीडियो को देखते हुए आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे में आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और साथ में अपनी तैयारी को भी देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो अपनी तैयारी को देखने के लिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पिछले के सारे वीडियो को देखें और सारे प्रश्नों को साथ में सॉल्व करते चलेंगे, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है उसी के पैटर्न पे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चूंकि 8 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो इससे पहले कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यदि कर लेते हैं तो उससे एग्जाम में काफी बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जरूरी होता है। तो चलिए, आज का ये छठा वीडियो यानी कि सेट 6 है, इसमें भी हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो जितने लोग नहीं देखे हैं वो लोग सारे वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अब बिना देर किए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों पहले आप लोगों को वीडियो पॉज करके प्रश्न खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि 9,000 रुपये को 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों ये जो साधारण ब्याज का प्रश्न, ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का। अब इसमें क्या बोला है कि 9,000 रुपया, यानी कि इसका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, ये 9,000 रुपया है। ठीक है, फिर आगे बोला है कि 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज, यानी कि रेट जो है वो 12% दिया हुआ है। ठीक है, और कितना, तो 4 वर्षों के लिए, यानी कि टाइम जो दिया है वो 4 वर्ष दिया है। ठीक है, 4 वर्ष दिया है। तो देख सकते हैं कि इसमें मूलधन 9,000 रुपया है, रेट 12% है और टाइम 4 साल है। ठीक है, तो आप इसमें चाहे तो आप साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100, तो उससे भी आप निकालेंगे तो साधारण ब्याज निकल जाएगा और उससे फिर इस 9,000 रुपये यानी कि प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो आपका टोटल राशि निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो तो फॉर्मूला पे हुए। और यदि हम लोग इस सब फॉर्मूला पर ना बना करके डायरेक्ट बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे उसे सीखते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज में आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक साल जो सूद बढ़ता है, यानी कि जो ब्याज बढ़ता है वो एक ही रेट से बढ़ता है। ठीक है, यानी कि ये 12% से बढ़ रहा है, तो पहला साल भी 12% बढ़ेगा, दूसरा साल भी 12% और तीसरा साल और चौथा साल, सारे साल में 12% ही बढ़ेगा। लेकिन कितना पे, तो ये 9,000 पे ही बढ़ेगा। ठीक है, अब 9,000 का जो 12% आएगा वो उस पर ना बढ़ करके जब भी बढ़ेगा तो ये हमेशा मूलधन पे ही, यानी कि 9,000 पे ही बढ़ेगा। तो ये पता आपको चल जाएगा कि प्रत्येक साल जो है वो समान राशि बढ़ेगा। ठीक है, यानी ब्याज आपको प्रत्येक साल जो सेम सेम मिलेगा। तो 4 साल में जो भी मिलेगा वो एक समान आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, और यदि हम लोग देखें कि एक साल में मिलता है 12%, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 12 चौक 48%, यानी कि 4 साल के लिए तो 12 चौक 48% हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो आपका इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है, तो इंटरेस्ट 48% मिलेगा। ठीक है, और ये जो मूलधन होता है तो मूलधन कभी भी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मूलधन जब भी होता है तो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, और यहाँ पे ब्याज कितना है, तो 48% है। अब हमसे लास्ट में क्या पूछा है कि जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि, यानी कि ये जोड़ करके 9,000 जोड़ करके और इसमें जो आपका ब्याज मिलेगा वो दोनों जोड़ करके पूछा है कुल राशि। ठीक है, तो ब्याज कितना परसेंट मिल गया, 12 चौक 48%। ठीक है, 48% मिल गया, और मूलधन कितना है, 100%। ठीक है, दोनों मिला करके यहाँ से कितना हो गया, 148%, यानी कि 148 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे 9,000 रुपये जो देख सकते हैं कि मूलधन दिया गया और मूलधन का वैल्यू हमेशा ये 100% होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे सॉल्व इसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो 9,000 रुपया है इसे 100% से भाग दे देंगे। ठीक है, अब 1% का निकल जाएगा और हमें चाहिए कितना, 148% का, तो यहाँ से 148% को इससे गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से चूंकि दोनों साइड में परसेंट है यहाँ पे, तो इस परसेंट से ये कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, अब हमारे पास बच गया 90 और बच गया 148। ठीक है, अब 90 को 148 के साथ में गुना कर देंगे तो जो टोटल राशि है, यानी कि ब्याज और मूलधन दोनों मिला करके राशि वो आ जाएगा। ठीक है, तो 148 को हम लोग 9 से गुना करेंगे और बाद में जीरो बैठा देंगे तो वो टोटल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे 9 से गुना करते हैं। 9 है 72 का 2 आ जाएगा, फिर 7 बचेगा, 9 चौक 36 और 7 43 का 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 9 इकाई 9 आ जाएगा और 4 13। ठीक है, 13 और एक जीरो जो बच गया तो उसे यहाँ पे हम लोग लास्ट में बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पे चलिए पता नहीं चल रहा कितना है, तो 13,320। ठीक है, ये टोटल 148% का वैल्यू निकल के आ गया, जो कि 148% का ही वैल्यू देख सकते हैं कि प्रश्न में पूछा भी था। ठीक है, अब कैसे निकालें, अब सारा कुछ आपको डिटेल में बता दिया। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो 13,320 रुपया ये जो है वो ऑप्शन डी है, बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट जरूर करें। और यदि यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए ये रहा दूसरा प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि 57 सेंटीमीटर और 58 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूला का आप इस प्रश्न को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब क्या बोला है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समचतुर्भुज का एक चित्र बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा समचतुर्भुज। अब इसमें क्या बोला है कि एक विकर्ण इसका जो है 57 सेंटीमीटर का और एक 58 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग आगे चलिए बनाते हैं। तो कितना है, एक जो है वो ये 57 है और एक 58 है, ठीक है। तो समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन इसमें चारों भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना d1 गुना d2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला को याद रख लेंगे, और देखिए फॉर्मूला याद है तो आप इस प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे d1 मतलब कि डायगोनल 1, ठीक है। आप डायगोनल किसी को भी 1 मान सकते हैं, किसी को भी 2 मान सकते हैं, यानी कि विकर्ण होता है, ठीक है। इंग्लिश में डायगोनल, हिंदी में विकर्ण होता है। तो 1/2 जैसे लिखा हुआ है वैसे हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद बोला है d1 का वैल्यू, ठीक है। तो d1 हम लोग लिख देते हैं, जो 57 दिया हुआ है 57 यहाँ से लिख देते हैं। उसके बाद d2 यानी कि दूसरा विकर्ण कितना है 58, तो यहाँ से 58 लिख देंगे। अब जो कटेगा उसे काट देंगे, बाकी जो बचेगा उसे सॉल्व करके आंसर हम लोग ले आएंगे, ठीक है। तो 2 से कट जा रहा है, ये 29 दूना 58 बार में, ठीक है। तो चलिए अब इस 57 को 29 के साथ में गुना करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे 9 सत्ते 63 का 3 हो जाएगा, 6 बच गया, 9 पचे 45 और 6 51 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 51 लिख दिए। अब आगे फिर देखेंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14 का 4 हो जाएगा, और 2 पचे 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना आगे सारे को हम लोग जोड़ लेते हैं। 3 से यहाँ 3 आ गया, 4 और 1 5 आ गया, 5 और 1 6 आ गया, और 1 का 1 यानी कि कितना आ गया, तो देख सकते हैं 1653 आ गया, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 1653 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला 1/2 d1 गुना d2, यानी कि पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण को हम लोग आधा से भाग दे देंगे, तो इसका जो है वो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये कितना ईजी था, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना था, ठीक है। तो चलिए कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ गया आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। तो देखिए बस हम लोग फॉर्मूला का यूज किया और आंसर निकल के कितना आ गया, 1653, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, तो 20 प्रश्न का ये सही आंसर है। तो कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। अब समझ में आ गया तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है, x बराबर 0.35555 है, तो x के लिए भिन्न का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि x बराबर ये इतना नंबर दे दिया गया है, ठीक है। अब बोला x के लिए भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। अब भिन्न किसे बोलते हैं, तो भिन्न का मान p/q जो होता है उसे ही हम लोग भिन्न कहते हैं, ठीक है। यानी p/q में होना चाहिए। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करने का जरूर कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x बराबर में दिया कितना है, 0.3555 ये दिया हुआ है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में 10 से गुना कर देंगे, ठीक है, इजी करने के लिए, यानी कि भिन्न में लाने के लिए हम लोग दोनों साइड से 10 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 10x आ गया, ठीक है, बराबर इसे 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। चलिए पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो आगे हम लोग लिखेंगे 3.555, यानी कि 5 लिखा गया, ठीक है। ये 10x का वैल्यू हो गया। अब हम लोग x का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना है, तो यहाँ पे कर देते हैं 0.3555, ठीक है। अब हम लोग इसे घटा देते हैं, तो देखते हैं कि कितना आ जाता है घटाने पर। यहाँ पे पहले इसे हम लोग 10x में 1x घटाएंगे, तो यहाँ पे 9x आ गया, बराबर का साइन है तो बराबर दे देंगे। अब इधर से देखते चलेंगे कि जो घटेगा उसे घटाते चलते हैं। यहाँ पे 0 0 सारा 0 0 आते जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो ये 2 बच जाएगा, ठीक है, पॉइंट है। और यहाँ पे 3 में से 0 जाएगा तो ये 3 बच जाएगा, यानी कि 3.200। तो पॉइंट के बाद ये 0 का वैल्यू खत्म हो जाता है, ठीक है। तो x बराबर अगर हम लोग लिखे तो कितना आ जाएगा, 3.2/9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसे काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 16, और 2 से काटेंगे तो ये 45, यानी कि 16/45 आ गया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाता है। और ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप जरूर सीख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को देख सकते हैं कि सॉल्व करने के बाद 16/45 आया, यानी कि x बराबर 0.35555 के लिए भिन्न का जो मान है वो 16/45, जो कि ऑप्शन डी में, और ये इस प्रश्न का सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आगे हम लोग देखते हैं।
तो चलिए अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि 62 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब इस प्रश्न में भी आपको फॉर्मूला याद रखने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला का ये प्रश्न नहीं बन सकता है। ठीक है, तो बोला कि 62 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। अब सवाल बन सकता है कि ये समबाहु त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, तो जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे ही हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल पूछा है जिसका एक भुजा 62 दे दिया है। ठीक है, तो ये भी 62 हो जाएगा और ये भी 62 हो जाएगा, यानी कि इसका तीनों भुजा 62 है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि ये भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, हम लोग भुजा को ए लिखे हैं तो √3/4 ए स्क्वायर होता है। अब चलिए जहाँ पे जो वैल्यू बैठाना है उसे हम लोग बैठाते चल जाते हैं। √3 का नहीं पता है तो √3 ही रहेगा, 4 नीचे है तो 4 कर देंगे। ए स्क्वायर जैसे भुजा 62 है तो 62 कर देंगे, स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसे काटेंगे। ठीक है, जो 2 से कट जाएगा तो 2 से ये 31 बार में कटेगा, फिर यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये 31 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को गुना कर देंगे। अब दोनों को गुना करने पर जो मान आएगा वो इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में देखते हैं कि इकाई अंक कितना है। तो चलिए इकाई के अंक देखेंगे तो ऑप्शन ए में 961 है, यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो दोनों का यदि गुना करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा जो वो एक ही आएगा। ठीक है, यानी एक को एक के साथ में गुना करेंगे तो एक ही आएगा। तो यानी कि इस प्रश्न को बिना गुना किए भी किया जा सकता है। ठीक है, और ऑप्शन में देख सकते हैं कि एक ही ऐसा नंबर है जिसका इकाई अंक 1 है। ठीक है, जो कि 961√3 है, और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाकी से चाहे तो पूरा गुना भी कर सकते हैं, लेकिन गुना करने में क्यों टाइम बर्बाद करेंगे, तो उससे अच्छा है कि ऑप्शन देख करके लगाएंगे ताकि समय का बचत हो। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर है 961√3 आ गया। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए आगे का प्रश्न क्या है कि किसी निश्चित राशि को 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए जमा करने पर 4680 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो अभी पीछे के प्रश्न में हम साधारण ब्याज आप लोगों को बता चुके थे। यदि आप उस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे तो इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से करने का कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए अब इस प्रश्न में भी हम लोग बात करते हैं। क्या बोला है कि 4680 रुपये ये जो दिया हुआ है वो ब्याज है। ठीक है, और हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि ब्याज जो है हमेशा साधारण ब्याज में बराबर बनता है। ठीक है, यानी कि पहला साल जो ब्याज मिलेगा वही अगला साल मिलेगा, वही ब्याज अगला साल मिलेगा, ऐसे करके 5 साल तक मिला है 12% का। ठीक है, तो टोटल कितना मिल गया 60% उसको ब्याज मिल गया। ठीक है, और इसमें पूछा क्या गया कि जमा की गई राशि, यानी कि मूलधन पूछा है। तो मूलधन क्या बताते हैं कि अपने आप में क्या होता है, वो हमेशा 100% होता है मूलधन। ठीक है, तो यही 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 60% दे दिया गया है, और 60% के बराबर कितना दिया है तो 4680 रुपया दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं कि 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों के जमा करने पर 4680 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। तो 60% ही उसको ब्याज प्राप्त हो रहा है, और जो कि रुपया में देखें तो 4680 रुपया है, और हम लोग को चाहिए कितना 100% का वैल्यू। ठीक है, तो 100% ना हम लोग को रुपया में चाहिए। तो 4680 आगे सॉल्व करेंगे तो इसको भाग दे देंगे 60% से। ठीक है, तो 1% का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और इसको हम लोग को जो चाहिए 100% का वैल्यू उसे हम लोग 100% से गुना कर देंगे। अब जो हमें कटेगा उसे काट देंगे, बाकी आगे सॉल्व करके हम लोग मूलधन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ये परसेंट से ये कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब 6 से इसे काटते हैं तो कितना बार में कटेगा 6 7 42 कटेगा, यहाँ 4 बच गया, 6 8 48, यानी कि 78 बच गया हो गया। ठीक है, इस 78 को इस 100 के साथ में गुना करेंगे तो आ जाएगा 7800 रुपया। ठीक है, यानी कि रुपया में 7800 रुपया आ गया, जो कि इस 100% का वैल्यू है। तो देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों को बिना फॉर्मूला के कम समय में हम चाहे मूलधन पूछे चाहे हमसे ब्याज पूछे बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 7800 रुपया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको को ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए इस प्रश्न में देख सकते हैं कि ये ग्राफ वाला प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए ऐसा प्रश्न आपका लगभग एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये प्रश्न बहुत इजी होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसमें कोई घुमाया नहीं रहता, बस सीधा आपसे एक प्रश्न पूछेगा जो कि आप बहुत ही कम समय में आंसर दे सकते हैं। कैसे, तो चलिए इस प्रश्न में ही हम लोग देखते हैं। क्या बोला गया कि निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करें और फिर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 2001 और 6 के बीच कंपनी एक्स और वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में है। अब क्या बोला आपको समझ लेना है कि 2001 से 6 के बीच में इसमें दिया है कि कंपनी एक्स और वाई कितना कार का निर्माण करता है। ठीक है, तो नीचे बोला है कि 2001 और 2002 में निर्मित कंपनी एक्स के बीच क्या अंतर था, यानी कि 2001। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर जो है कार का निर्माण दिया गया है। ठीक है, और इधर साल दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लू है
नीला ये एक्स का वैल्यू है, एक्स कंपनी जो निर्माण करता है, और नीचे ये देख सकते हैं जो ये मरून टाइप से है वो वाई का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राफ जो है वाई का बना है और ये ग्राफ एक्स का बना है। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या पूछा है कि 2001 और 2002 में निर्मित कंपनी एक्स के बीच अंतर क्या, तो वाई से नहीं लेना है, ठीक है। यानी कि वाई से प्रश्न नहीं पूछा है तो वाई को नहीं देखेंगे, बस एक्स से प्रश्न पूछा है तो हम लोग एक्स के ग्राफ को ही देखेंगे, ठीक है। तो बोला है 2001, तो 2001 यहाँ से देख सकते हैं कि 2001 में कंपनी एक्स कितना निर्माण किया था, तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पे 34 है और यहाँ से भी देख सकते हैं ये 34 है, ठीक है। तो 2001 में कितना था, 2001 में 34 निर्माण करता है वाहन का, और फिर आगे देखेंगे 2002 में, ठीक है। तो यहाँ पे 2002 यहाँ से देख सकते हैं कि कितना निर्माण किया कंपनी एक्स, 38 किया, ठीक है। और यहाँ ग्राफ में भी देखेंगे कि ये 38 किया, तो यहाँ पे 2002 में देख सकते हैं कि कितना किया है, 38। तो अब हमारे पास डेटा आ गया कि 2001 में 34 वाहनों का निर्माण किया था और 2002 में 38 वाहनों का निर्माण किया था। तो हमसे पूछा क्या है कि दोनों के बीच का अंतर क्या है, ठीक है, यानी अंतर क्या था। तो 2002 देख सकते हैं कि ये 38 निर्माण किया था, 2001 34 किया था, यदि दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 का अंतर है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया है 3, बी में 4, सी में 5, डी में 6, तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऐसे ग्राफ वाले प्रश्न इजी होता है जो कि कम समय में आप बना सकते हैं। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए पहले इस प्रश्न को भी पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो मार्क्स एक्स रेस का पहला हिस्सा 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा हिस्सा 600 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, ठीक है। यानी कि मार्क्स कोई एक व्यक्ति है जो कि रेस का पहला हिस्सा 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक बार चलता है और दूसरा हिस्सा जो है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो औसत गति निकालना है, ठीक है। तो औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है कि कुल दूरी, ठीक है, यानी कि टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम होता है, ठीक है, यानी कि कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। तो हम लोग औसत स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एवरेज स्पीड निकालना चाहिए, जहाँ तक तो ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बोला यानी कि टोटल दूरी, तो टोटल दूरी यहाँ पे तो कहीं दिया नहीं गया है। नीचे टोटल समय यानी कि टोटल टाइम है, तो ये भी कहीं नहीं दिया गया, तो निकालेंगे कैसे। तो देखिए टोटल दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 400 और 600 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 400 और 600 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, ठीक है, ये 1200 आ गया। अब हम लोग टाइम इसका कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। क्या बोला कि पहला हिस्सा 400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, यानी कि पहला बार में उसका जो गति है वो 400 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है। तो इसे हम लोग 400 से भाग दे देंगे, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 3 घंटा आ जाएगा, ठीक है, 3 आवर आ गया। और फिर दूसरा बार में क्या बोला है कि 600 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है, ठीक है। तो 600 से चलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फिर से यहाँ पे 1200 जो दूरी है इसे 600 से भाग दे देंगे, ठीक है। 600 से भाग देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 आवर यानी कि 2 घंटा आ गया, ठीक है। तो टोटल दूरी अब हम लोग के पास आ गया, टोटल दूरी कितना आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं पहला बार में 1200 आया, दूसरा बार में भी 1200 आ गया। तो अब देख सकते हैं कि 1200 और 1200 कितना आ गया, 2400, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2400 लिख देंगे। उसके बाद फिर इसे भाग देना है टोटल टाइम से, तो टोटल टाइम कितना है, तो पहला बार में 3 घंटा लगा था, दूसरा बार में 2 घंटा, यानी टोटल मिला करके 5 घंटा का समय लगा है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति निकालने के लिए भाग दे देंगे, तो 5 से भाग देंगे 2400 के, तो कितना बार में जाएगा, तो चलिए इसे 5 से काट देते हैं, कितना बार में जाएगा, 5 चौके 20 आ गया, ठीक है, यानी कि 4 बार में। उसके बाद यहाँ पे 40 बच गया, 8 बार में, 8 5 8 40 और फिर 0 यानी कि 480, ठीक है, 480 किलोमीटर पर आवर उसका जो है वो स्पीड रहा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन डी है 480 किलोमीटर है। तो देखिए कि ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है जिसमें कि ना तो दूरी दिया हो ना तो टाइम दिया हो, बस इसमें केवल चाल दिया गया है, ठीक है। तो चाल के मदद से हम लोग टोटल दूरी और टोटल समय को भी निकाल लिए, और औसत गति पूछा तो औसत गति को भी निकाल लिए, जो कि 480 किलोमीटर पर आवर आया। तो कितने लोगों को ये समझ में आ गया, आप हमें जरूर बताएंगे। तो चलिए यदि ये प्रश्न समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए ये रहा 8वां प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि निम्न में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। पहला संख्या है 14,552, दूसरा 14,540, तीसरा 14,446 और चौथा है 14,544। तो पहला बार तो आप क्या करेंगे कि 12 से इसे भाग देंगे, 12 से इसे भाग देंगे, इसे भाग देंगे, इसे भाग देंगे, जो संख्या कट जाएगा वही आंसर होगा। ये तो आप कर ही सकते हैं और ये सब लोगों को पता होता है, लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि आप एक एक करके इसे भाग देते रहें, उसके बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को लिखेंगे। ऐसे करेंगे तो आपका काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आसान ट्रिक जो होता है उससे हम लोग बात करते हैं। तो आसान क्या होता है कि 12 से हम लोग को भाग देना है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है, प्रश्न में दिया है। तो 12 को हम लोग गुणनखंड में तोड़ेंगे तो किस किस में टूटेगा, तो ये 3 गुना
4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि इसे 2 गुना 6 भी तो कर सकते हैं, तो ऐसे करने के लिए देख सकते हैं कि 2 से इसमें भी आ जा रहा है, गुणनखंड करेंगे तो ठीक है। और फिर यदि इसे हम लोग 6 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 2 आएगा, यानी कि 3 आ ही जाएगा। तो 3 हम लोग को लेना ही लेना है। ठीक है, तो हम लोग आसान बनाने के लिए 3 गुना 4 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देख सकते हैं कि 3 गुना 4 में से हम लोग तोड़ेंगे। अब देखिए, जो संख्या 3 से और 4 दोनों से कट जाए वो संख्या निश्चित ही 12 से कट जाएगा। ठीक है, यानी कि जो संख्या 12 से कटने वाला होगा वो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगा। तो इस प्रश्न में हम लोग देखते चलेंगे आगे। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो पहले 4 से चेक करते हैं। ठीक है, कि 4 से कौन सा संख्या कट रहा है। तो 4 से देख सकते हैं कि पहला ये 13 चौक 52, यानी 4 से विभाजित का नियम आपको पता होगा कि अंतिम के 2 संख्याओं को भाग दे करके देखना होता है। तो पहला संख्या तो ये कट ही जाएगा, 13 चौक 52 आ जाता है। फिर आगे देखेंगे 40, तो ये 10 बार में ये भी कट जाएगा। फिर देखेंगे 46, तो 46 4 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन में होगा नहीं। ठीक है, और ये 44 तो 11 बार में कट ही जाएगा। तो आपके पास बचा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, 3 ऑप्शन बचा। तो अब अभी भी आपको नहीं पता कि आंसर कौन सा होगा। ये तो पता है कि सी नहीं होगा, लेकिन बाकी का और तो बचा ही है। ठीक है, तो अब हम लोग 3 से चेक करेंगे। तो 3 से पूरी भाग लगने के लिए, यानी कि 3 से विभाज्य का नियम आपको पता होगा कि जितना भी जो नंबर दिया हुआ है उसे आपस में जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद यदि वो नंबर 3 से कट जाता है तो वो टोटल संख्या 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सारे संख्याओं को आपस में जोड़ करके देखते हैं। तो पहला देखते हैं, तो 4 और 1 5 होता है, 5 और 5 10 और 5 15 और 2 17, यानी कि 17 3 से नहीं कटेगा, तो ये तो होगा नहीं। आगे देखेंगे तो 1 और 4 5 और 5 10 और 4 14, 14 भी 3 से नहीं कटेगा, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी तो पहले ही नहीं हुआ था। उसके बाद डी देखते हैं, तो 1 और 4 5 और 5 10, 10 और 4 14 और 4 18, यानी कि 18 3 से ये कट जाता है। ठीक है, 6 बार में कट जाता है, चाहे कितना बार में कटे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका ये 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 18 3 से कट जाता है, तो निश्चित ही ये संख्या जो है 14,544 वो 12 से कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये संख्या 4 से तो पहले ही कट रहा था, अब 3 से चेक की तो ये 3 से भी कट रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में ये संख्या 12 से निश्चित ही कटेगा। आप चाहे तो भाग दे करके देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि आप एक करके भाग देते रहेंगे। तो समय बचाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं कि इस तरह से भी आंसर आपका वही आएगा। कभी भी आपका 2 ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है, 2 ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो कि 3 से कट जाएगा। अगर 2 संख्या 3 से कट जाता है तो फिर वो दोनों में से कोई एक 4 से नहीं कटेगा, ऐसा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आंसर सही होगा तो अब एक ही होगा, इसमें 2 आंसर सही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तरीका जो आपका हमेशा उपयोगी होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए ये जो है वो आयु से रिलेटेड है। क्या बोला है कि राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 270 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले हम लोग राम लिखते हैं, उसके बाद राज। ठीक है, दोनों का जो रेशियो है एज का वो कितना है, 4:5 है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि यदि उनकी आयु का योग 270 है तो इसका जो रेशियो है वो 4 है, इसका रेशियो 5 है। ठीक है, तो 4 और 5 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और ये जो 9 है यानी कि 9 यूनिट के बराबर ही कितना दिया हुआ है, 270 दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोला है कि उनकी आयु का योग यानी कि जोड़ करके जो है 270 है, तो उनकी आयु के बीच का अंतर, तो जोड़ दिए तो कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब इस दोनों के बीच का हम लोग यदि डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखें तो कितना आ जाएगा, 5 में 4 जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग से इस 1 का वैल्यू पूछा है, ये 9 का वैल्यू दे करके। तो 9 का वैल्यू कितना दिया है, 270। तो 270 को हम लोग 9 से भाग करेंगे तो 1 का वैल्यू आ जाएगा। अब 1 से इसे गुना करें ना करें, हो सकता है कि यहाँ पे दूसरा नंबर रहता तो आप गुना करते, इसलिए बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको जितना पूछेगा उससे गुना करना होगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे इसका अंतर पूछा है, जिसका अंतर 1 आ रहा है, तो 1 से गुना किए। अब 9 से इसे काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 9 3 27, यानी कि 30। ठीक है, तो देख सकते हैं कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना आ गया, 30, जो कि ऑप्शन ए में है 30। ठीक है, यानी कि 30 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो ये इजी प्रश्न था। अब चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि x का मान ज्ञात कीजिए। √144 - x बराबर √132 - √121। यहाँ पे रूट दिया हुआ है। ठीक है, और इसके रूट के ऊपर से भी एक और रूट दिया गया है, और इधर साइड में भी रूट दिया गया है। ठीक है, और इस तरह से आपको जो इस x का वैल्यू पूछा है। तो चलिए इस x का जो वैल्यू आपको निकाल करके आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, यानी कि कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। और यदि आप x का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो पिछले के वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग इस तरह के प्रश्न को कर चुके हैं और यानी कि x का वैल्यू निकालना सीखे थे। तो कैसे निकाला जाता है अब पिछले वीडियो को देख करके, उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में देंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जानना आप लोगों के लिए काफी जरूरी है, तो इसके लिए आप पिछले वीडियो को जरूर देखेंगे। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व किए। उम्मीद है कि आप सब भी अच्छे से
से समझ गए होंगे और नए कंसेप्ट को जरूर सीखे होंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।